Hello everyone, welcome to शिवराज IAS। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है 1 फेब 2025। अभी कल ही इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो सबसे पहला आर्टिकल उसी को लेके है। तो इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करने वाले हैं इस आर्टिकल में, जो इंडिया के ग्रोथ चैलेंज और पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेकर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखो, इंडिया की इकोनॉमी अब एक नए फेज में एंटर कर रही है, जहां पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के बाद ग्रोथ स्लो हो रही है, स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, रुपी कमज़ोर हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच रहे। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस इसमें ज़रूरी हो गया है। देखो, ग्रोथ जो स्लो डाउन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखें ना, तो पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपेक्स जिसको बोलते हैं, वो 16% CAGR से बढ़ा है। कैपिटल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% से बढ़े हैं, और कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6% से बढ़ा है, जो कि एक मेजर कंसर्न है। अब इस ग्रोथ स्लो डाउन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि डोमेस्टिक डिमांड और पब्लिक सेक्टर कैपेक्स जो पहले ग्रोथ को ड्राइव कर रहे थे वो अब स्लो हो गए हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच रहा। तो इकोनॉमिक सर्वे का इसमें वर्डिक्ट क्या है कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी क्या है? सर्वे कहता है कि अगर इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 8% की GDP ग्रोथ मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी का ट्रेंड देखें तो 2025 के लिए GDP ग्रोथ जो एस्टिमेट है वो 6.3% टू 6.8% के बीच में है, जो सस्टेनेबल हाई ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं है। अब ये बताता है कि अगर इंडिया ने पॉलिसी चेंज नहीं की ना, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का रिस्क है इंडिया के अंदर। अब इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखो, सर्वे इसमें क्लियर मैसेज देता है कि अब हमें सिर्फ रिफॉर्म्स लाने का जो सोचना है वो बंद करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। पहला है डीरेगुलेशन और बिजनेस के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना। देखो, गवर्नमेंट को बिजनेस रेगुलेशंस को अननेसेसरी बर्डन कम करना पड़ेगा उनके ऊपर, जो ब्यूरोक्रेसी और माइक्रो मैनेजमेंट से आता है। और इसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करना होगा, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच कॉन्फिडेंस बढ़ सके। इसके अलावा जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो है मार्केट एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव ग्रोथ को बढ़ाना। देखो, मार्केट को डिस्टॉर्ट करने वाली जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे इंपोर्ट कर्व्स और अननेसेसरी टैक्सेशन रिफॉर्म्स, इनको हटाना होगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, जो नए बिजनेस को प्रमोट कर सके। थर्ड रिकमेंडेशन है स्मॉल फर्म्स और इकोनॉमिक फ्रीडम, इनको ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। MSMEs और स्टार्टअप्स जो हैं उनको एम्पावर करना चाहिए, ताकि जॉब क्रिएशन हो सके और इनोवेशन बढ़ सके। अब इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी होगी, ताकि छोटी कंपनी जो है वो भी बड़े प्लेयर्स के साथ compete कर सकें। तो कंक्लूजन क्या है इसमें? बजट का रोल क्या होगा? देखो, इकोनॉमिक सर्वे क्लियर वार्निंग दे रहा है कि अगर गवर्नमेंट सही रिफॉर्म्स नहीं लाती है ना इस बजट में, तो इंडिया की इकोनॉमी स्लो ग्रोथ में हमेशा के लिए फंस सकती है, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए फंस सकती है। अब रिफॉर्म्स का सिर्फ अनाउंसमेंट काफ़ी नहीं है, उनका एग्जीक्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया की इकोनॉमी को स्टैग्नेशन से बाहर लेके आना है तो ये था इस आर्टिकल में। नाउ वी विल मूव टू सेकंड आर्टिकल, ए नोट फॉर न्यू दिल्ली ऑन डीलिंग विद ट्रम्पेरिका। देखो, एक नए प्रेसिडेंट के आने से एक देश की पॉलिसीज़ कितनी बदल सकती हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पता चलता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी हुई है, इसका मतलब सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड और ख़ास तौर पे इंडिया के लिए भी नए चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है ये रिटर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। देखो, जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे ना, तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को एग्रेसिवली फॉलो किया था। ट्रेड डील्स बदली थी, इमिग्रेशन लॉज टाइट किए थे, और क्लाइमेट पॉलिसीज़ को भी रिवर्स कर दिया था। वही चीज़ें अब फिर से कर रहे हैं। तो अब क्योंकि वो दोबारा से आ गए हैं, तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटजीज एडजस्ट करनी पड़ेंगी उसी के अकॉर्डिंग, ताकि हम नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो में फिट हो सकें।
देखो, सबसे पहले बात करें इमिग्रेशन की, तो ट्रंप के जो H1B वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनका सीधा इम्पैक्ट इंडियन IT प्रोफेशनल्स पे पड़ेगा। स्किल्ड वर्कर्स जो US में जाके काम करते हैं, उनकी जॉब्स रिस्क में आ सकती है, और अगर वहाँ से लोग वापस आए तो इंडिया के जॉब मार्केट पे भी प्रेशर बढ़ सकता है इससे। तो इसके अलावा ट्रेड पॉलिसीज़ भी एक और बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकती हैं। ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी है, इसका मतलब है कि वो इम्पोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, नए टैरिफ्स लगाएंगे, जो इंडिया के स्टील, फार्मा और टेक इंडस्ट्रीज़, इनके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर सकता है। मतलब इंडिया को नए ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे ताकि हम सिर्फ US पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है, हम कहीं और भी एक्सपोर्ट कर सकें। अब एक और बड़ा सेटबैक जो हो सकता है वो है क्लाइमेट पॉलिसीज़ का रिवर्सल। ट्रंप ने पहले भी जो पेरिस क्लाइमेट था प्राय उससे एग्जिट कर लिया था, और अब वापस आने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी फंडिंग कम कर सकते हैं। मतलब इंडिया को अपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को भी सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। लेकिन सिर्फ चैलेंजेस नहीं है, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। AI और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है, AI और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे ट्रंप का फोकस बढ़ रहा है टू काउंटर चाइना। अगर इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी और AI इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो हम ग्लोबल कंपटीशन में आगे आ सकते हैं। तो इंडिया को स्मार्ट डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करना होगा। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, AI और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना होगा, और वीज़ा नेगोशिएशंस को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर हम ये सब सही से करते हैं ना, तो ट्रंप की जो ये वापसी हुई है, ये सिर्फ चैलेंज नहीं बल्कि एक नए ग्लोबल रोल के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। देखो, इकोनॉमिक सर्वे ने एक कंसर्न रेज किया है जो कहता है कि जो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स है ना, वो तो बढ़ रहे हैं लेकिन वेजेस स्टैग्नेंट हैं। ये इम्बैलेंस इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं। देखो, इंडिया की इकोनॉमी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी मोड में थी। स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी थी, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स जो थे वो पीक पे हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो फर्म्स पैसा कमा रही हैं वो उस लेवल पे खर्च नहीं कर रही। जैसे कि लार्ज कॉरपोरेशन जो है ना, उनका प्रॉफिट टू GDP रेशो 2.1% से बढ़ के 4.8% हो गया है, जो कि 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। लेकिन जो वेज ग्रोथ है एम्प्लॉयज़ की, वो एकदम स्टैग्नेंट बनी हुई है, बल्कि उसमें कमी भी देखी गई है। जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ 13% बढ़े हैं, जो कि पिछले साल के 17% से भी कम है। अब सोचिए, जब लोगों की इनकम ही नहीं बढ़ेगी तो स्पेंडिंग कैसे बढ़ेगी? डिमांड गिरती है, इन्वेस्टमेंट स्लो होता है, और इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन वीक पड़ता है। सर्वे के डाटा से पता चलता है कि 4000 लिस्टेड कंपनीज़ का प्रॉफिट जो था वो तो 22% से बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ सिर्फ 1.5% थी। इसका क्या मतलब है? मतलब कंपनीज कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रही हैं, ना कि नए जॉब्स क्रिएट करने पे। तो सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को वेज ग्रोथ पे ध्यान देना होगा, फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि डिमांड रिवाइव हो सके। डिजिटल इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल काफ़ी है। स्ट्रॉन्गर लेबर रेगुलेशंस लाते हैं और कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो ग्रोथ को सस्टेन किया जा सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर कॉरपोरेट सक्सेस और वेज ग्रोथ के बीच गैप ऐसे ही बढ़ता रहा ना, तो डिमांड और GDP ग्रोथ दोनों पे इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। इन दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमिक एक्सपेंशन सबके लिए फ़ायदेमंद हो। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। देखो, फाइनेंशियल मार्केट्स का इम्पोर्टेंस तो सबको पता है,
लेकिन क्या होगा अगर एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल असेट्स पे डिपेंडेंट हो जाए। अब यही वार्निंग दी है इकोनॉमिक सर्वे ने। आज के टाइम पे इंडियन हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग्स का ज़्यादातर हिस्सा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रेंड के कुछ बड़े रिस्क भी हैं। पहली बात तो ये कि फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब क्या है। जब फाइनेंशियल मार्केट्स इकोनॉमी को डोमिनेट करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन, यानी सेविंग्स बैंक में ना जाके रिस्की असेट्स में जा रही हैं। अब 2019 में सिर्फ 15.7% लोग ऐसे थे जो रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन 2024 में ये नंबर बढ़ के 17.8% हो गया है। अब ये दिखाता है कि लोग इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इससे बैंकिंग सेक्टर वीक हो सकता है। अब सर्वे ये भी कह रहा है कि अगर ज़्यादा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में जाएगा ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ असेट प्राइसेस पर डिपेंडेंट करने लगती है। अगर मार्केट कोलैप्स होता है तो पूरी इकोनॉमी पे उसका बुरा असर पड़ता है। और एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। रिच इन्वेस्टर्स जो हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, और जो मिडिल और लोअर क्लास के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ज़्यादातर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए रिस्क बढ़ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सर्वे कहता है इसमें कि फाइनेंशियलाइजेशन और बैंकिंग जो सिस्टम है उनका बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो सेविंग्स को प्रोडक्टिव एरियाज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेसेस में डाइवर्ट करे, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल रहे। तो फाइनेंशियलाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन बिना रेगुलेशन के रिस्क भी बन सकता है इससे। इंडिया को स्मार्ट पॉलिसीज़ और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, ताकि लोग बिना सोचे समझे अपनी सेविंग्स को रिस्की इन्वेस्टमेंट में ना डालें। ये एक फाइन बैलेंस मेंटेन करना होगा ताकि ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी रहे। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में बात हुई है हॉस्टाइल वर्क कल्चर की, जो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। देखो, अगर हमारी मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो गई तो मतलब हम कोई काम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे ने एक बड़ी वार्निंग दी है। हॉस्टाइल वर्क कल्चर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को लेके ये हमारी मेंटल वेलबींग को सीरियसली अफेक्ट कर रहा है। अब ये सिर्फ इंडिविजुअल्स का इशू नहीं है, बल्कि पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ इससे स्लो हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट कौन है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे? सबसे पहला है एक्सेसिव वर्क आवर्स। लोग 55 to 60 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, जिस वजह से स्ट्रेस, बर्नआउट और प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है उनमें। नेक्स्ट है सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम। ये आज के टाइम में बच्चे और जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर वक्त फ़ोन पे बिता रहे हैं, जिस वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। अब सर्वे ने इसे फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड कहा है, जो बच्चों की नॉर्मल सोशल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। वैसे ही थर्ड है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अब सर्वे कहता है कि जो लोग जंक फूड कम खाते हैं ना, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, लेकिन ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने वाले लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होते हैं एज़ पर द इकोनॉमिक सर्वे। तो इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? देखो, वर्क लाइफ बैलेंस प्रमोट करना होगा। कंपनीज़ को वर्क आवर्स जो हैं वो लिमिट करने चाहिए। हॉस्टाइल वर्क कल्चर्स को इम्प्रूव करना चाहिए, और बच्चों के लिए भी कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए। जो स्कूल्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको स्क्रीन टाइम कम करने पे ध्यान देना चाहिए बच्चों का। उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही फूड रेगुलेशंस जो हैं वो टाइटन करनी चाहिए। गवर्नमेंट को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हैं उन पर हेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए, और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो हैं उनको रोकना चाहिए। और जो ये फ्रंट लेवल पैकेजिंग है इसको क्लियरली लिखना चाहिए ताकि वो अवेयर कर सके। तो इससे मतलब क्या कंक्लूजन है? मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि नेशनल इकोनॉमिक इशू भी है। अगर इंडिया को फ्यूचर रेडी बनाना है तो मेंटल हेल्थ विंग को प्रायोरिटी पे रखना होगा, नहीं तो सिर्फ बर्नआउट और प्रोडक्टिविटी लॉस ही मिलेगा। देखो, इस आर्टिकल में बात हुई है दैट हाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज होल्डिंग बैक एमएसएमईज। देखो, जो एमएसएमईज है ना, ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर है। ये सेक्टर 23 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
और इनोवेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई है, वो है रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस का बर्डन। मतलब एक्सेसिव रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना और फॉर्मलाइजेशन की दिक्कत, ये एमएसएमईज़ की ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं। अब सोचिए एक छोटी सी कंपनी है जो नए आइडियाज़ लेकर आती है, नए लोगों को नौकरी देती है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ने लगती है उसके ऊपर रूल्स और कॉम्प्लाइंस का प्रेशर आ जाता है। फिर बहुत सारी जो एमएसएमईज़ हैं वो जानबूझ के छोटी रहती हैं, मतलब खुद को एक्सपेंड नहीं करती, ताकि उन्हें जो बड़ी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे वो बच सकें। पर इसका असर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वर्कर प्रोटेक्शन जो हैं वो दोनों अफेक्टेड होते हैं इससे, क्योंकि वो इनफॉर्मल रहती हैं और नए जब एक्सपेंड नहीं होंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं करेंगी। लेकिन सरकार ने इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इन एमएसएमईज़ को सपोर्ट करने के लिए। उसमें पहला है उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, ये 2023 में लॉन्च किया गया था। 2.39 करोड़ इनफॉर्मल एमएसएमईज़ को फॉर्मलाइज करने के लिए इसने स्टेप्स उठाए हैं। सेकंड है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। देखो एमएसएमईज़ की टाइमली पेमेंट और कम इंटरेस्ट पे लोन लेने की जो सुविधा है वो इसके तहत दी जाती है। अब गोवा और तमिलनाडु जो जैसे स्टेट्स हैं इन्होंने इसको सक्सेसफुल तरीके से अडॉप्ट भी किया है। थर्ड है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, इसमें 50,000 करोड़ का फंड जो एमएसएमईज़ को इक्विटी फंडिंग देता है। ऐसे ही फोर्थ है एमएससी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो एमएसएमईज़ हैं इनकी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं इसके तहत। लेकिन अभी भी एक बड़ा चैलेंज है वो है एक्सेसिव रेगुलेशंस का। एमएसएमईज़ को फॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए सरकार को सिंपल रूल्स बनाने होंगे। ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं और कॉम्प्लाइंस का प्रेशर है वो हटाना चाहिए, तभी एमएसएमईज़ ग्रो कर सकती हैं, नए जॉब्स क्रिएट होंगे उससे और इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ेगी। तो यही एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, सही तरीके से एमएसएमईज़ को सपोर्ट भी मिले और कॉम्प्लाइंस का बोझ भी उनसे कम हो। अगर ये होगा तो फिर एमएसएमईज़ समझ लो कि इंडिया की इकोनॉमी को एक सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है एमएसएमईज़। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।